नमस्कार दोस्तों, सिविल लक्ष्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम वर्ण विचार पढ़ रहे हैं। मेनली ये हमारे एसआई के सिलेबस में तो डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, लेकिन अदर एग्ज़ाम्स जैसे पटवार है, रीट है या टीचर्स जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सब के अंदर यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और 100% है यहाँ से क्वेश्चन आना ही होता है, और जो कि काफ़ी ईजी होता है अगर हम अच्छे से इस टॉपिक को समझ लेते हैं। और एसआई में भी ऐसा नहीं है ये डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, लेकिन इनडायरेक्टली काफ़ी जगह हमें हेल्पफुल होता है, क्योंकि इसका मेन रीज़न ये है कि कोई भी लैंग्वेज है, कोई भी भाषा है, वो वर्णों से मिलकर बनी होती है। और अगर हमें वर्णों का अच्छा ज्ञान नहीं होगा तो हम ना उस भाषा को समझ पाएंगे, ना उस भाषा के व्याकरण को हम समझ पाएंगे। इसलिए हमें वर्णों को, ये वर्ण है उसकी बेसिक नॉलेज बहुत अच्छी होना ज़रूरी है। इसलिए हम इस टॉपिक को सबसे पहले कवर कर रहे हैं हमारे सिलेबस में। चलो इसी के साथ हम इसकी चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो ही वर्ण होता है। वह सिंपल है, कोई वर्ण है, वर्णों से मिलकर ही क्या बनेगा, हमारा पूरी एक शब्द बनेगा, और शब्दों से मिलकर क्या बनेगा, एक वाक्य बनेगा, वाक्यों से मिलकर क्या बनेगा, एक पैराग्राफ बनेगा, और उन पैराग्राफों से मिलकर हमारी एक पूरी भाषा का निर्माण होता है। तो इसमें सबसे छोटी इकाई जो हमारी होगी वो क्या होगी, वर्ण कहलाती है। इसीलिए कहा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, वर्ण है। फिर पूछ लें कि अर्थ के आधार पर, देखो अगर मैंने लिखा क तो इसका कोई मीनिंग तो नहीं होता ना, लेकिन मैंने लिखा कमल तो इसका मतलब है फूल जैसी संरचना होती है। जैसे मैंने लिखा ख कोई इसका पर्टिकुलर मीन नहीं है, लेकिन अगर मैं लिख दूँ खरगोश तो इसका मतलब है कि एक जानवर है जो तेज़ दौड़ता है, सफ़ेद कलर का दिखता है। तो हमारे दिमाग में इसके लिए क्या बनती है कि इमेज बनती है। तो वो क्या, तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी बन जाएगी ऑटोमेटिकली, शब्द। तो अगर पूछा जाए एग्जाम में कंफ्यूज किया जा सकता है, अगर अर्थ लिखा हुआ है तो वहाँ आ जाएगा शब्द, अगर डायरेक्टली पूछ रहा है तो वो डायरेक्टली वर्ण आ जाएगा सबसे छोटी इकाई में। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। आगे चले, फिर पूछ ले भाषा की पूर्णता इकाई क्या है, तो वाक्य कहलाएगी। यानी अगर अपने को पूरी भाषा को समझाना है, पूरी भाषा के सीक्वेंस, क्योंकि भाषा के अंदर मेनली क्या होना चाहिए, भाषा के अंदर एक कर्ता होना चाहिए, क्रिया होनी चाहिए, कर्म होना चाहिए, ऐसे कुछ एलिमेंट्स होना जरूरी है, तभी तो वो भाषा कहलाएगी। नहीं तो भाषा का मतलब क्या है। तो अगर भाषा की पूर्ण इकाई बात करें तो वाक्य है, और वाक्य के अंदर ये तीनों चीज़ मिल जाती है हमें, कर्ता मिल जाएगा, क्रिया मिल जाएगा, कर्म मिल जाएगा, इनका होना जरूरी है। जैसे कि वह खेल रहा है, वह दौड़ रहा है, तो ये क्या है, ये पूरा वाक्य है, और इससे हमें भाषा का पता चलता है उसकी का, कि इसमें किस तरह का कर्ता यूज हो रहा है, किस तरह का वाक्य है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है, किस तरह का है। तो उससे क्या पता चलता है हमें, उस वाक्य की, उस भाषा का क्या पता चलता है कि भाषा किस प्रकार की है, और इससे क्या, इसके लिए हमारे लिए क्या जरूरी है, उस वाक्य का होना जरूरी है। समझ में आया तीनों चीज़। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण हो जाएगा, अर्थ के आधार पर बात करें तो वो शब्द हो जाएगा, और भाषा की पूर्णता इकाई की बात की जाएगी तो वहाँ पर आ जाएगा हमारा वाक्य। ठीक है, तो इसे अच्छे से समझना जरूरी है। आगे चलें इसी के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर बात करें भाषा क्या होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लास में बताया था, अगर एक इंसान को अपनी बात दूसरे इंसान तक पहुँचानी है और उसके लिए जो भी उसके दिमाग में विचार चल रहे हैं, तो उसका आदान प्रदान करने के लिए जो उपकरण यूज किया जाता है, जो चीज़ हम यूज करते हैं, वही क्या कहलाती है, हमारी भाषा कहलाती है। तो सिंपल बात है कि अगर हमें कोई बात, मुझे अपने किसी पड़ोसी को, अपने बंधु को, अपने परिजनों को समझानी है, तो उसके लिए मुझे क्या यूज़ करना होगा, कोई लैंग्वेज यूज़ करनी होगी, कोई भाषा यूज़ करनी पड़ेगी। तो वही है कि विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है वही हमारा भाषा होता है। ठीक है, हिंदी विश्व की सभी भाषाओं में सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा कही जाती है। देखो ये मैंने आपको शायद पिछली क्लास में बताया, फिर भी आगे रिपीट कर देता हूँ। अगर हम बात करें इंग्लिश में जाते हैं, तो इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री। मैंने ये एग्जांपल पिछली बार भी दिया था। केमिस्ट्री इसको किस रूप में यूज़ किया है, सीको का के रूप में यूज़ किया है। उसी तरह अगर बात करें हम चोपड़ा, यहाँ पर चेको सी, तो यहाँ पर सी बराबर क्या हो गया, यहाँ पर सी बराबर च हो गया। कोई मतलब है इसका नहीं। वही TO2 DO2 होता है। फिर जियो वाला, ये वाला अपन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। इंग्लिश बकवास है। इन सब चीज़ों को देखते हुए बात करें तो इसके अलावा जैसे कि बहुत सारी चीज़ें वो कर देते हैं, कनाइफ नहीं होता, नाइफ होता है। नॉलेज होता है, कनॉलेज नहीं होता। क्यों, क्या मतलब, हमारी हिंदी में ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारे हिंदी में जैसा लिखा जाता है वैसा ही पढ़ा जाता है, वैसा ही जो हम बोल रहे हैं वैसे हम लिख रहे हैं। लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं, मैं जैसा बोला वैसा ही मैंने लिख दिया। क्या हुआ, यानी इस हमारे जो बोलने, सुनने, समझने, इन तीनों में बिल्कुल एक कोऑर्डिनेशन है, समन्वय है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होती है। इसलिए हमारी जो हिंदी लैंग्वेज है बहुत वैज्ञानिक है, बहुत समझ के साथ बनाई हुई व्याकरण हमारी है।
ठीक है। फिर अगर हम तीन चीज़ों में डिफरेंस करना चाहें कि ध्वनि क्या होता है, वर्ण क्या होता है, अक्षर क्या होता है, ये तीनों चीज़ें सुनने में समझने में एक जैसी लगती है, लेकिन दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। जैसे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े ना किए जाए वो दो होती है, एक तो ध्वनि भी होती है और वर्ण। भाई ध्वनि के भी टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसी तरह से वर्ण के भी टुकड़े नहीं किए जा सकते। फिर दोनों में अंतर क्या है? भाई दोनों तो एक जैसी हो गई कि दोनों के टुकड़े नहीं हो सकते, नहीं, दोनों में एक अंतर होता है। क्या? अगर भाषा को मौखिक रूप से बताया जा रहा है और उसके टुकड़े नहीं हो सकते तो वो तो कहलाएगी ध्वनि। और भाषा को लिखित रूप में लिखा जा रहा है और उसके टुकड़े नहीं हो सकते तो वो क्या कहलाएगा? वर्ण कहलाएगा। आया समझ में क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पर? कि अगर भाषा के हम टुकड़े कर रहे हैं और वो टुकड़े इस तरह से किए जा रहे हैं कि उससे लिख रहे हैं हम, जैसे कि मैंने बोला, जैसे कि ये वाला देखो, समझ भाषा की मौखिक अभिव्यक्ति ए अपन ने बोला ए। अब इसको लिखा हुआ मत इमेजिन करो, दिमाग में सोचो ए बोला है हमने, क ख ग प फ ब बोला हमने, तो ये क्या है? हमारी ध्वनि है। लिख थोड़े रहे हैं इसको, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, और इसके टुकड़े और नहीं किए जा सकते, नहीं कर सकते। कै को क्या टुकड़े करेंगे? कै के कोई टुकड़े नहीं है, कै ऐसे तो कुछ नहीं कर सकते ना अपन। तो ये क्या हो गई? ध्वनि हो गई। बात करें वर्ण की, वर्ण क्या है? हमने लिख दिया च, इसके टुकड़े करके देखो, नहीं होंगे। भाई इस च के तो टुकड़े हैं क्या? ये आधा च और ए निकाल देंगे, ये तो टुकड़े होते हैं, अपन पढ़ते हैं। ये फ, इसके क्या टुकड़े? तो आधा फ प्लस ए, टुकड़े हैं ना भाई, इनके तो टुकड़े हैं मौजूद। लेकिन अगर प लिख दिया मैंने आधा या ए लिख दिया मैंने तो इसके कोई और टुकड़े नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? वर्ण है। ये क्या है? वर्ण है, यानी लिखित वर्ण है, ये लिखी हुई। तो अगर भाषा को लिखकर हम दिखा रहे हैं तो उसकी सबसे छोटी इकाई वर्ण है, और अगर हम बोल के बात कर रहे हैं तो सबसे छोटी इकाई ध्वनि हो जाएगी। ठीक है, इमेजिन हो गया। आगे चलते अक्षर की बात कर लेते। वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण श्वास के एक ही झटके में हो जाए वो अक्षर कहलाएंगे। तो एक बार बोला और उसी में कंप्लीट हो गई लाइन, जैसे कि राम, आम, खान, पान। आया समझ में? आम, स्नान, ये सब क्या है? मैं और न का उच्चारण श्वास के एक ही आघात से हो रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा है? आम, आम हो रहा है, स्नान, राम हो रहा है, खान हो रहा है नहीं हो रहा? इसमें क्या हो रहा है? ये शब्द साथ में एक ही आघात में क्या कर देता है? कंप्लीट कर देता है, एक ही झटके में वो निकल जाता है शब्द। इसे क्या कहेंगे? अक्षर कहेंगे। क्या कहेंगे? अक्षर। आया समझ में? आगे कंटिन्यू करें। ओके, ठीक है। फिर आते हैं लिपि। लिपि क्या होता है? भाषा को हम जैसा लिखते हैं वही लिपि है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ रमेश, मैं लिख रहा हूँ रमेश। अब ये कैसे पता कि हमें रमेश ऐसे ही लिखना है? मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। ये लो, ये क्या है? ये भी क्या पता कोई लिपि हो। जैसे चाइना में मैंडरीन चलती है, जैसे कि उर्दू लिखी जाती है। उर्दू लिखने का तरीका आपको पता हो, इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं और वो चंद्रमा पता नहीं कैसे कैसे करते हैं, मुझे नहीं आती। ठीक है, तो वो क्या है? वो उर्दू है, उसको लिखने का तरीका, उसकी लिपि अलग है कि नहीं है? है ना? अगर बात करें हम भाई सबकी लिपियाँ अलग अलग, इंग्लिश की बात करें हम तो इंग्लिश की लिपि अलग होती है, उसको लिखने का तरीका अलग होता है। तो ये क्या है? लिपियाँ हैं। जैसे बहुत सारी लिपि जिसको पढ़ ही नहीं पाए अपन, जैसे हड़प्पा वाली लिपि की बात करें, उसको पढ़ ही नहीं पाए अब तक अपन। क्यों? क्योंकि वो हमें समझ में ही नहीं आई। तो लिपि क्या है? लिखने का जो तरीका है जिससे हम भाषा को जन्म देते हैं। देख, भाषा का जिस रूप में लिखा जाता है, लिखकर प्रकट करने के लिए जो निश्चित ध्वनि चिन्ह, इन्हें क्या बोलते हैं? ध्वनि चिन्ह। ध्वनि चिन्ह। अब अपन ने देखो ध ऐसे लिखना है, ये क्या है? ध्वनि चिन्ह। ध, वह, ये क्या? ध्वनि चिन्ह। अपन बोलेंगे वह, उसको लिखेंगे ये सा। भाई इस वह को हम ऐसे भी लिख देते हैं, तो बाद में अपन जिंदगी मान लो अपने बाबा जिन्होंने भी भाषा बनाई हो, उन्होंने वह को इस रेप में लिखा होता, वह को ब लिखा होता, और ब बोलते वह इसको, तो अपन लेके से लिखते वन में गया, तो वन में गया ऐसे लिखते हैं। क्योंकि अपने को नहीं पता ना ये कैसे लिखा, अपन ने तो पढ़ रहे हैं इसलिए अपने को पता है कि ऐसे लिखते हैं। मान लो अपन को ऐसे ही पढ़ा जाता तो फिर, तो ये क्या है? ये ध्वनि चिन्ह है। ये लिपियाँ तैयार की गई थी ताकि एक लैंग्वेज को तैयार किया जा सकते हैं। तो पुरखों के द्वारा, बड़े बूढ़ों के द्वारा जिन्होंने लैंग्वेज स्टार्ट की थी, प्रारंभ की थी, उन्होंने इनको जिस तरह से लिखा है उसी तरह से हम यूज कर रहे हैं, वही क्या होती है? लिपि। और हिंदी के लिए वो लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि वो लिपि होती है। ठीक है, फिर बात करते हैं वर्णमाला क्या होती है। सिंपल है, वर्णों की माला, यानी शब्दों को किसी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में लिखना, तरीके में अरेंज करके। भाई क के बाद ख ही आएगा, ये कैसे पता है? तो अरेंज किया हुआ है, ये वर्णमाला। ए के बाद बी आता है, सी आता है, डी, ए बी सी डी लिखते हैं, तो क्या है? वर्णमाला। वो अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं। ठीक है, वर्णमाला हो गई। फिर आते हैं मात्राएँ क्या होती है। मात्राएँ सिर्फ किन की होती है? स्वरों की मात्रा होती है। स्वर कितने हैं? 11 है, 11 की 11 मात्राएँ होंगी। ठीक है, समझ लेना। जैसे कि भाई क प्लस ई, की कैसे लिखेंगे? क प्लस ई की, और ई की मात्रा कैसी है ये अपने को पता है भाई, ई ऐसे लिखते हैं।
आ की मात्रा ये होती है, छोटी ई की मात्रा ये होती है, बड़ी ऊ की मात्रा ये होती है, बड़ा ऊ की मात्रा ये होती है, ए की मात्रा ये होती है, डबल ए की मात्रा ये होती है, आई की, ओ की मात्रा ये, औ की मात्रा ये है कि नहीं। तो ये सब क्या मात्राएं हैं, ठीक है। ये स्वर है, स्वरों की ये मात्राएं होती है। करेगा आगे कंटिन्यू, ठीक है, आगे चले। ओके, वर्णों की संख्या की बात करें, टोटल वर्ण कितने। हाँ देखो, अब आ जाते हैं अपन अल्फ़ाबेट्स। जैसे अपन इंग्लिश में नहीं पढ़ते 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, वोवेल्स कितने होते हैं पढ़ते हैं अपन, वोवेल्स अब तो उसमें हिंदी वाले यूज़ करने लगे। वैसे मेनली 26 टोटल होते हैं अल्फ़ाबेट्स। अब अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में देखो 11 हो जाते हैं हमारे स्वर। पढ़ते हैं अपन कौन कौन से, ए, आ, फिर छोटा ई, फिर बड़ा ई, फिर ऊ छोटा, फिर बड़ा ऊ, फिर री, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा ए, फिर आई, फिर ओ, फिर औ। यही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए 11। तो ये तो हो गया हमारे स्वर। फिर आते हैं हमारे व्यंजन। व्यंजन कितने 33, कितने 33। कौन से देख कैसे स्टार्ट होते हैं, क वर्ग, जिसमें क ख ग घ ण 5 ही होते हैं। फिर ऐसे क वर्ग होता है, फिर होता है कौन सा च वर्ग, फिर ट, फिर त, फिर प। ये कितने होते हैं टोटल 25 ही होते हैं भाई। 5 इंटू 5, 5 ये 5 ये 25 हो गया ना, 25 तो ये हो जाता है। इसके बाद एक होता है य र ल व, 4 ये हो गए। फिर एक है, कितने हो गए 1 2 3 4 5, कितने हो गए 30। आगे समझ में 30। तो इसके बाद 3 कौन से होते हैं और सोचो, इसके अलावा 3 कौन कौन से हो जाएंगे। अरे यार क्षत्रज्ञ कौन गिनेगा, क्षत्रज्ञ होते ही नहीं होते, होते हैं। तो इस तरह मिला के, अरे सॉरी ये तो उसमें आते हैं ना, से शंकर वाले भूल गए ना। एक से ये 3 ये होते हैं। अब टोटल करो 25, तो ये 5 हमारे ये हो गए, 3 हमारे हो गए, कितने हो गए टोटल 33 हो गए या नहीं हुए। और 33 तो होते हैं ये वाले व्यंजन, 11 होते हैं स्वर। फिर इसके बाद हमारे अपन पढ़ते हैं 52 होते हैं। वैसे पढ़ते नहीं पढ़ते, टोटल तो 52 होते हैं। तो देखो इसको मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ, 1 मिनट, बिल्कुल डिटेल से, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में और हर बार कोई ना कोई गलती हम कर बैठते हैं, वो नहीं करनी है हमें। देखो मैं सिंपल आपको समझाता हूँ। अपन पढ़ते हैं 52, इससे ज़्यादा नहीं पढ़े ना किसी ने, किसी ज़्यादा ही पढ़े हैं किसी ने 52 53 54 55। तो 52 याद रखना है, 52 मेनली इससे ज़्यादा नहीं होता है। 52 कौन कौन से होते हैं देखिए समझाता हूँ। 11 होते हैं हमारे स्वर, 33 होते हैं हमारे, 4 होते हैं संयुक्त वाले, 2 जाते हैं उत्क्षिप्त, 2 हो जाते हैं अयोगवाह। टोटल करो देखें 11 33 44 44 और 4 48, 48 और 2 50 और 2 52 हो गए 52। अब इन को समझा देता हूँ कौन कौन से ये होते हैं हमारे स्वर। 11 11 गिनाए मैंने अभी आपको। व्यंजन गिना देता हूँ आपको, ये व्यंजन कौन कौन से होते हैं देखिए। ये व्यंजन होते हैं 33, कौन कौन से, कैसे लेकर प तक, ये तो मैं तक, ये हो जाते हैं 25 तो हो गए। फिर आता है य र ल व है, फिर स 3 से 25, 5 ये और 3 ये, टोटल हो गए 33। ये तो 33 ये जुड़ा दिए मैंने आपको। फिर 4 अपन ने पढ़े होंगे, 6 3 ज्ञ और एक ये वाला श्र पढ़ा है, तो ये हो गए 4। फिर आते हैं, इसको बोलते हैं तो उत्क्षिप्त वर्ण। कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक तो होता है डमरू के नीचे ड, ये वाला, एक ढक्कन के नीचे ये होता है। आपको लगता होगा ये ड और इस ड में क्या अंतर होता है, और इस ड और इस ड में क्या अंतर होता है, ये दोनों में अंतर होता है। तो ये इसमें काउंट तो हो रहे हैं साथ में, इधर भी होते हैं ये दोनों, ठीक है। बिंदी वाला अलग होता है। फिर आता है इसमें अयोगवाह, कौन कौन से, अंग और अ। ये पढ़ा होगा, अंग है और अह पढ़ते हैं ना अपन, ये अपन स्वर में पढ़ते हैं, बचपन में पढ़ा होगा। बारखड़ी पढ़ते तब पढ़ते थे ना, बारखड़ी पढ़ते तब। तो ये होते हैं बारखड़ी वाले 2 अलग। तो ये हो गए टोटल कितने 52। ये पढ़ा रहा था मैं ऊपर आपको, यहाँ ऐसे समझ में आ जाता है। तो 11 ये 33 ये, फिर 4 हो गए संयुक्त वाले, 2 हो गए उत्क्षिप्त वाले ड और ढ, अयोगवा हो गए 2, अंग और अह। ये कितने हो गए देवनागरी हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई 52। हुई कि नहीं हुई। इसके अलावा 5 और होते हैं, ये और अलग से याद रख सकते हो। अगर 5 आपको 57 दे दे लिख के, अगर 57 लिख के दे दे तो आप 5 कहाँ से लाओगे, यहाँ से लाओगे आप। कुछ अरबी फारसी वाले अपन यूज़ करते हैं, बिंदी वाले देखो अपन, एक तो बिंदी वाला एक्स्ट्रा ये यूज़ करते हैं, एक ये यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये 5 और करते हैं, क ख ग ज और फ। ये याद रख लो, कैसे याद करोगे, क वाले 3 है, क ख ग और ज और फ, ठीक है। ये तीनों, ये 5 याद रखने। ये सिर्फ जब अरबी फारसी में यूज़ करते हैं ना अपन कोई चीज़ों को, तब यहाँ काम आते हैं। जैसे गज़ल, तो गज़ल वाले में गज़ल ऐसे कुछ का लिखते हैं, वो बहुत सारी जगह यूज़ होता है। मेरे को इतनी एग्जैक्ट नहीं आती, मैं आपको इसके एग्जांपल्स अच्छी तरह से करवाऊंगा। जब अपन विदेशी शब्द पढ़ेंगे ना, तब इसके एग्जांपल इसके अंदर आते हैं हमारे, ठीक है।
तो ये समझ में आया आपको, वर्णों की जो खेल है वो समझ में आ गया 52 का। वापस समझाऊँ 52 कैसे हुए, 11 स्वर, 33 व्यंजन, कौन कौन से गिना दिए मैंने, कैसे, म तक वाले, फिर उसके बाद मैंने कौन से गिनाए, य, र, ल, व, है, फिर स और स, 3 ये हो गए। कितने, 25 ये, 5 ये और 3 ये, हो गए 33। उसके बाद मैंने 2 गिनाए आपको उत्क्षिप्त वाले, कौन से, उत्क्षिप्त वाले कौन कौन से, ड और ढ वाले। फिर मैंने 2 और गिनाए, कौन से, अयोग वाह वाले, कौन कौन से, अंग है और है गिनाए। इसके अलावा एक और गिनाए मैंने आपके 4, कौन कौन से, संयुक्त वाले, कौन कौन से हैं, एक तो है छ, त्र, ज्ञ और श्र गिनाए। इसके अलावा मैंने आपको 5 फारसी वाले और बताए, कौन कौन से बताए, एक तो होता है क, ख, ग टिपकी वाले, फिर इसके बाद एक जय और इसके बाद एक फ। ये हो गया हमारे कंप्लीट। 57 गिनना चाहो तो इसे गिन लो, ठीक है। फिर हिंदी के वर्ण 2 तरह के होते हैं, देखो कोई भी इंग्लिश में जाओ चाहे हिंदी में जाओ 2 तरह के होते हैं, तो वोवल्स होते हैं, एक कॉन्सोनेंट्स होते हैं, यानी स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। स्वरों की बात कर ले, सबसे पहले स्वर से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि स्वर के बिना वर्णमाला कैसे स्टार्ट हो सकती है। तो सबसे पहले बात करें स्वरों की, तो वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय फेफड़ों से हुटी हुई वायु बिना रुकावट के या बिना घर्षण के मुंह से बाहर निकल जाती है, वो स्वर कहलाता है। क्यों होता है ये ऐसा, क्योंकि स्वर बिल्कुल फ्लो होते हैं, जैसे कि ए, आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ, अंग, ए। इनमें आप कहीं पर भी देखोगे ना, अपने जो जीभ को पकड़ के भी इन सबको बोल सकते हो। जीभ किसी से टच नहीं करती, किसी भी, अगर अपने मुंह के किसी भी कोने से टच नहीं होती, फेफड़े से हवा बिल्कुल आराम से निकल जाती, क्योंकि किसी भी जगह पर जीभ हमारे किसी भी अंग से, मुंह के जितने भी अंग उनसे टच नहीं करती। आगे पढ़ेंगे जिह्वा, मूर्धा, ओष्ठ, ये सब पढ़ते हैं अपन, और वहाँ पर किसी भी कंडीशन में यूज नहीं होते हैं। सिंपल देखो, आप बोल के देखो एक बार खुद से बात, ए, आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ, अंग, अह। अंग अह तो अपन बोलते हैं, जरूरत नहीं है उनकी, बस यहाँ तक देखो। कोई शब्द, कोई जीभ का कोई अंग टच हो रहा है, कोई 2 अंग आपस में टच कर रहे हैं, और 2 टच कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं हो रहा ना। क्यों, क्योंकि बिल्कुल आराम से निकलती है, इसलिए इन्हें स्वर कहा जाता है। तो ये कितने साइंटिफिकली बनाए हुए होंगे, सोच के देखो कि इन्होंने बिल्कुल एक एक शब्द को जैसा उच्चारण करते हैं उस हिसाब से सेट किए हुए हैं, है कि नहीं। हमारे पूर्वजों की इतनी महान खोज ये, ठीक है। अब इनकी मात्राओं की बात करें, आपको सबकी पता है, तो मुझे बताने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। री की बात करें तो अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो ये वाली, जैसे कि कृष, आता है ऐसा शब्द, ऋषि, ऋषि में तो नहीं आएगा, पितृ, मातृ आता है, तो ये शब्द यहाँ पर यूज होता है, ठीक है। और तो कोई इतनी कोई खास नहीं, सब पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। इसके अलावा हाँ, आपने देखो अपने सबका बड़ा रूप, ए का बड़ा आ, ई का बड़ा ई, ऊ का ऊ, ए का आई, ओ का ऊ। री का बेचारे का होता था, री बोलते हैं इसे, बोलते क्या है, री। इसका पहले होता था, कौन सा होता था, ए ऐसे डबल वाला, एक गांठ है यहाँ, तो ये वाली यहाँ पर 2 गांठ होती है। ये मेनली संस्कृत भाषा का ही शब्द है, क्योंकि हमारी हिंदी इवॉल्व ही संस्कृत से हुई है, तो ये संस्कृत भाषा का शब्द है। लेकिन हिंदी में ये पूरा एग्जैक्ट यूज़ नहीं होता है, इसकी सिर्फ मात्रा यूज़ होती है। और इसका एग्जाम्पल मैंने खोजने की तो कोशिश की है, पर मुझे मिला नहीं है। अगर मुझे मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि मैंने इसके एग्जाम्पल्स के लिए बहुत खोज की, पर मुझे इसका एग्जाम्पल नहीं मिला है, ये 2 गांठ वाले का। आपको मिल जाए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं भी देखना चाहूँगा, ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं, एक और शब्द होता है अलग से, आपने देखा होगा ये वाला, नहीं बिंदी वाला नहीं, एक तो अंग है, तो जो हमारा ये ओ है, देखो एक तो अंग होता है और एक अह होता है। ये तो अयोग वाह के अंदर हम पढ़ते हैं अयोग वाह के अंदर। एक अपन चंद्र बिंदु पढ़ते हैं, एक बिंदु इसके बाद चंद्र बिंदु, ये वाला पढ़ते हैं, वो अलग होता है। एक हम सिंपल पढ़ते हैं, ये जब कभी इंग्लिश वाला कोई वर्ड लिखते हैं, जैसे कि हम डॉक्टर लिखते हैं, कौन सा डॉक्टर लिखते हैं, कॉलेज लिखते हैं, हॉस्पिटल लिखते हैं, ये सब क्या है, इन सब के अंदर हम इंग्लिश वाले शब्द यूज़ करते हैं, हिंदी में लिखते हैं इनको। तब यहाँ पर देखो चंद्र बिंदु की जगह सिर्फ चंद्र बनता है, बिंदु नहीं लगाते हम, आया समझ में। तो ये जो शब्द है ये आ, इसको बोलते हैं स्वनिम। क्या बोलते हैं इसे, स्वनिम। उस वाले को तो अपन चंद्र बिंदु बोल देते हैं, लेकिन इसको बोलते हैं स्वनिम। तो अगर पूछ ले स्वनिम का चिन्ह कैसा होता है, एग्जाम में लिख के दे दे, स्वनिम वर्ण कौन सा होता है, स्वनिम स्वर कौन सा होता है, या स्वनिम क्या होता है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। और ये मेनली इंग्लिश वाले शब्दों के अंदर ही यूज़ होता है, कहीं यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ से ये वाला वर्ड भी आपको समझना है, याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और यहीं पे पढ़ लेते हैं, वैसे आगे भी पढ़ेंगे अपन, कि जितने भी स्वर होते हैं, जितने भी स्वर होते हैं वो सारे अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण, महाप्राण, 2 तरह का होता है। एक तो अल्प प्राण होता है, एक महाप्राण होता है। कैसा होता है, एक महाप्राण होता है। एक घोष होता है, घोष सघोष बोल दो, एक अघोष होता है बिना घोष के, एक घोष एक अघोष होता है। तो ये 2 तरह के होते हैं। जो हमारा स्वर होता है वो अल्प प्राण के घोष के अंदर आता है, अल्प प्राण और घोष दोनों के अंदर शामिल
किया जाता है। ठीक है, आराम समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, आगे चले, कंटिन्यू करें। ओके, तो हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर हैं। कुल कितने? 11 स्वर हैं। अब इनको कुछ डिवाइडेशन किया हुआ है, उन डिवाइडेशन को मैं आपको एक साथ मैंने लिखे हैं पहले तो ये, क्योंकि कब कभी आपको रिवीजन करना हो तो आप यहाँ से आराम से दिमाग में एक फ्रेम बना सकते हैं। इसके लिए मैंने इन सबको एक साथ आपके लिए कलेक्ट कर दिया है। ठीक है, क्या कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं, ये मैंने एनसीईआरटी से उठाया। देखो, मैं जो भी यहाँ लिख रहा हूँ वो मेनली या तो एनसीईआरटी से होगा या किसी ऑथेंटिक बुक्स रिसोर्स से ही मैंने इन सबको तैयार किया है। और मैं इनके साथ आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी रेडी कर रहा हूँ, ताकि देखो मेरे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कंटेंट राइटिंग के लिए मेरे को जितना टाइम मिल पाता है उतने में ही मैं कवर कर पाता हूँ, और जब कभी बिजी हो जाता हूँ तो फिर उस कंटेंट को लिखना करना सब काम मुझे खुद को करना होता है, क्योंकि हमारी कोई बड़ी टीम तो है नहीं, हम दो ही हैं, मैं हूँ, मेरा साथी है, और वो अपने कंटेंट पे ध्यान देता है, मेरे को 2 सब्जेक्ट संभालना होता है, तो मैं उस हिसाब से कंटेंट रेडी कर पाता हूँ। ठीक है, फिर भी हम कंटेंट को उतना ही अच्छा आपके लिए इस बार मैंने टाइप करके कंटेंट रेडी किया है इस बार इस हिंदी के लिए, और कोशिश कर रहा हूँ पूरा कंटेंट आपको टाइपिंग में ही दे पाऊँ। इससे क्या होगा, एक तो आपको देखो हिंदी में अशुद्धियाँ या फिर कोई शब्द समझ नहीं आता ना तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेकिन अगर आप टाइप करके लिखते हैं तो वहाँ पे वो ये वाली प्रॉब्लम हट जाती है। तो इसलिए मैंने इस तरह से इसे लिखना प्रीफर किया है। ठीक है, आगे कंटिन्यू करें। तो एक तो हम पढ़ते हैं, कुछ आधार लिए हुए हैं, जैसे कि उच्चारण काल के आधार पर देखें तो हम 3 तरह के पढ़ते हैं, बाकी उच्चारण करने में जितना टाइम लगता है, जैसे कि क ख ग ए आ ई ऊ ऐसा, तो उस उच्चारण करने के टाइम, काल यानी टाइम, उस टाइम के अकॉर्डिंग 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है हिरिस्व। हिरिस्व हम पर्यायवाची के अंदर पढ़ेंगे। हिरिस्व यानी छोटा होता है, यानी जिसमें कम टाइम लगता है, जिसको उच्चारण करने में कम टाइम लगता है उन्हें हिरिस्व बोलते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए ई ऊ, छोटे वाले तीनों, ये कौन से में आ जाएंगे? हिरिस्व वाले में आते हैं। फिर होते हैं दीर्घ स्वर होते हैं, जिनको बोलने में ज़्यादा टाइम, किससे? इससे ज़्यादा टाइम लगता है, हिरिस्व से ज़्यादा टाइम लगता है, उन्हें बोलते हैं दीर्घ स्वर। कौन कौन से होते हैं? इसका बड़ा भाई आ, ई का बड़ा भाई ई, ऊ का बड़ा भाई ऊ, फिर ए आई ओ औ, ये सब किस में आते हैं? दीर्घ के अंदर आते हैं। दीर्घ वैसे 2 टाइप का होता है, इसको अपन और आगे पढ़ लेंगे डिटेल से, संधि और संयुक्त वाला। एक होता है प्ल्यूत, इसमें दोनों से ज़्यादा टाइम लगता है, दोनों से ही, प्लूत के अंदर दीर्घ से और इस दोनों से ज़्यादा टाइम लगता है, लंबा टाइम लगता है उसमें, जैसे कि ओम करते हैं अपन, ओम, उसमें क्या लगता है? अधिक टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम लगता है। क्यों लगता है उसका रीजन में हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे उच्चारण काल के आधार पर। फिर आते हैं जिह्वा की सक्रियता के आधार पर। जिह्वा की सक्रियता के आधार पर एक होता है अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। यानी अगर जिह्वा आगे वाले, मुंह के आगे वाले हिस्से से टच करती है तो अग्र स्वर, मध्य वाले बीच वाले हिस्से से टच करती है तो मध्य स्वर, और पीछे वाले हिस्से से टच करती है तो पश्च स्वर कहलाएगा। ठीक है, फिर ओष्ठ आकृति, अगर हम किसी वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं, स्वर का उच्चारण कर रहे हैं, और उस दौरान हमारा मुंह कैसा? पाउट जैसा, कैसा बन रहा है? पाउट के समान गोल बन रहा है, तो उसे बोलते हैं वृत्ताकार स्वर। और अगर पाउट नहीं बन रहा है, गोल मुंह नहीं बन रहा है, तो अवृत्ताकार स्वर कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरा तरह का, तीसरे आधार पर। फिर चौथा आधार है मुख आकृति के आधार, मुंह की आकृति इससे बन रही है। एक होता है विवर्त स्वर, एक होता है अर्धविवर्त स्वर, एक होता है संवर्त स्वर, एक होता है अर्ध संवर्त स्वर। मुंह की आकृति कैसे बन रही है उस हिसाब से बनाया जाता है ये। फिर उच्चारण स्थान के आधार पर, आप गले से कंठ से बोल रहे हो तो कंठ स्वर हो जाएगा। ताल, जो तलवा होता है, तालु होता है हमारा तालु, अगर वहाँ से बोल रहे हैं तो तालव्य स्वर होता है। अगर हम मूर्धन्य, हमारे जो ऊपर वाला हिस्सा होता है हमारे मुंह के अंदर, ये वाला, तो उसे बोलते हैं मूर्धन्य, तो मूर्धन्य स्वर कहते हैं उसे। ओष्ठ, होठ से जो टच करके निकलता है, होठों से जिस पर अफेक्ट आता है, तो वो क्या कहलाता है? ओष्ठ स्वर कहलाता है। तो ये उच्चारण स्थान के आधार पर कुछ अलग अलग टाइप के वो होते हैं। इसके अलावा कहीं 2-3 जगह का मिला के, भाई ऐसा तो है नहीं कि आप कंठ से भी बोलोगे होठ से भी निकलेगा, वो सब 2 जगह से एक साथ मिक्स करके भी निकल सकता है। तो अन्य संयुक्त उच्चारण स्थान, जहाँ 2 या 2 से अधिक उच्चारण स्थान मिलकर काम करते हैं, तो वहाँ पर जैसे कंठ तालव्य स्वर हो सकते हैं, कंठ ओष्ठ्य स्वर हो सकता है। तो इसके एग्जाम्पल हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। इसके अलावा अयोगवाह मैंने आपको बताया था, एक तो होता है अंग और एक होता है अहम। तो ये अयोगवाह के बारे में बात करेंगे। फिर नाक वाले 2 होते हैं, एक अनुनासिक और निर्निनासिक। जो स्वर मुंह के साथ नाक को भी इफेक्ट करते हैं, नाक से निकलते हैं बहुत सारे स्वर, तो वो वाले हमारे कहलाएंगे अनुनासिक। और एक होता है निर्नुनासिक, यानी जिस पर नाक पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, तो वो होता है निर्नुनासिक। ठीक है, अब इनके हम डिटेल से चर्चा यहाँ पर करेंगे। ठीक है,
फिर बात करते हैं सबसे पहले उच्चारण काल के आधार पर। किसके आधार पर? उच्चारण काल के आधार पर बात करते हैं। उच्चारण काल के आधार मैंने आपको 3 बताए थे, हिरिस्व, दीर्घ, प्लूत पढ़ाए थे। सबसे पहले बात करते हैं हिरिस्व की। किसकी बात करेंगे? हिरिस्व स्वर की बात करेंगे। ठीक है, हिरिस्व जिसमें उच्चारण का समय कम होता है और इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। इस नाम से भी इसे जाना जाता है, मूल स्वर। मुख्य स्वर जो होते हैं वो यही होते हैं। आया समझ में? ये हमें समझ में आना चाहिए, याद होना भी जरूरी है कि हिरिस्व स्वर, इसे मूल स्वर, बुनियादी स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यहीं से बाकी स्वरों का निर्माण हुआ है। फिर बात करते हैं कौन कौन से आते हैं इसमें। ए, ई, उ और री। चौथा मैंने आपको नहीं बताया था, याद रखना, री होता है। ए, ई, उ और री, ये 4 स्वर होते हैं। इन्हें हिरिस्व स्वर, मूल स्वर या जिनमें कम टाइम लगता है वो स्वर कहलाते हैं। बोल के देख लो, ए, ई, उ, री, ए, ई, उ, री। क्योंकि आ बोलो, आ, बड़े ई, उ, इनमें ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए इन्हें दीर्घ में डाला गया है। दीर्घ जिनके उच्चारण में हिरिस्व स्वर की तुलना में दुगुना समय लगता है, जैसे कि आ, ई, उ, ये सब किस में आते हैं? दीर्घ स्वर के अंदर आते हैं। फिर ये 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है संधि स्वर और एक होता है संयुक्त स्वर। संधि स्वर क्या होता है? जब 2 स्वरों को मिलाएं और तीसरा बन जाए, 2 स्वरों को मिलाएं तीसरा बन जाए। जैसे कि जो सजातीय हिरिस्व स्वरों के योग से बनता है। सजातीय मतलब एक ही जाति के लोग, जैसे ए का बड़ा भाई आ, ई का बड़ा बहन बड़ी ई, ऊ का बड़ा ऊ, ये क्या हो जाते हैं? अपनी जाति के हो जाते हैं। जैसे कि स्वरों की बनावट समान होती है तो सजातीय स्वर कहलाते हैं। ए, आ, ई, उ, ये क्या है? सजातीय स्वर है। ठीक है, जैसे कि ए आ मिलकर आ बन गया, ई मिलकर बड़ा ई बन गया, उ मिलकर उ बड़ा उ बन गया, ये क्या कहलाते हैं? संधि स्वर। दीर्घ संधि पढ़ते हैं उसमें यही होता है। ए या आ के योग से क्या, ए या ए के योग से आ बनता है। ई और छोटी ई के योग से, छोटी ई के योग से बड़ी ई बनती है। पढ़ी है बनने, बचपन में तो पढ़ी होगी। ऊ और छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बनता है। तो इसी रूल का यूज करके संधि स्वर बनाए गए हैं सजातीय वाले। कौन कौन से? आ, ई, उ। तो ऐसे बना लिए बने तो तीनों ये बन गया हमारे पास। तो ए आ गया हमारे पास, आ गया, ई आ गया, ई आ गया, ऊ आ गया, ऊ आ गया और री आ गया। ये तो आ गया हमारे पास। अब बचे कौन कौन से? अपने को ए लाना है, आई लाना है, ओ लाना है और औ लाना है। ये कैसे लाएंगे? ये लाएंगे हम संयुक्त वर्ण स्वर से। जब 2 विजातीय स्वर यानी अलग अलग जाति के स्वर मिलेंगे तब जाके इनका निर्माण होगा। जैसे कि भिन्न भिन्न ए किससे मिल रहा है? ई से मिल रहा है, क्या बना रहा है? ए। पढ़ते हैं अपन, कौन सी संधि में पढ़ते हैं? ये कौन सी संधि में पढ़ते हैं? नहीं याद आ रहा? वर्दी में। ठीक है, ए और बड़ी ई मिलकर क्या बनाते हैं? बड़ा ए। हुआ कि नहीं हुआ? ए प्लस ऊ मिलकर क्या बनाते हैं? ओ बनाते हैं। और अगर ए का बड़ा भाई मिल जाए तो क्या बनाएंगे? औ बनाएंगे। आ गया समझ में? तो कैसे बने ये? इसलिए उनको बुनियादी क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन्हीं से ए, ई, उ और री से ही क्या बन गए? बाकी सारे स्वर हमारे बन जाते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? मूल स्वर कहा जाता है, बुनियादी स्वर कहा जाता है। आया समझ में? कैसे बने ये? अगर पूछ ले स्वर बने कैसे हैं, मूल स्वर क्यों है, कहलाते हैं वो, तो ये आपको नॉलेज, देखो बिल्कुल मेरा मानना ये है कि कोई चीज़ पढ़ो उसको इतनी प्यार से, इतनी शिद्दत से, इतनी समझ से पढ़ो ताकि हमें उसे रटना नहीं पड़े। अपन पढ़ते हैं ए आ 11 स्वर होते हैं, 11 को पढ़ते हैं ना, जरूरत नहीं है हमें 4 ही पढ़ने। ए पढ़ लो, ई पढ़ लो, ऊ पढ़ लो और री पढ़ लो। इसके बाद हम सारे बना लेंगे ना अपने आप ही। ए और ए मिलकर आ बना लेगा, ई और ई मिलकर बड़ा ई बना लेगा, ऊ और ऊ मिलकर बड़ा ऊ बना लेगा। फिर ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना देंगे? ए। फिर ये और ये मिलकर क्या बना लेंगे? दोनों बड़ा ए। फिर ए और ऊ मिलकर क्या बना लेंगे? ये दोनों मिलकर ओ बना लेंगे। और इसका बड़ा भी मिलकर क्या बना लेंगे? हम औ बना लेंगे। हुआ कि नहीं हमारे पास पूरा वर्ण संरचना? फिर यही समझ की बात होती है। ठीक है, इसलिए समझना जरूरी है, रटना जरूरी नहीं है। रटने से सिर्फ एग्जाम पास कर सकते हो। अगर हमें अच्छी समझ के साथ बनेंगे तो हमारे पास टफ से टफ क्वेश्चन का हमारे पास जवाब होगा और हमें ऑप्शंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये ज़रूरी है। आगे चलें, देखो ठीक है, आगे चलते प्लुत स्वर की बात करते हैं। प्लुत स्वर क्या होते हैं? जिनमें दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है। मैंने बताई थी आपको डेफिनेशन। इसमें क्या होता है? प्लुत स्वर का उच्चारण दूर से किसी को बुलाने के लिए किया जाता है तथा संस्कृत भाषा में मंत्रों के उच्चारण के लिए प्लुत स्वर का उपयोग किया जाता था। क्योंकि देखो संस्कृत के आपने कभी पूजा पाठ में बैठे हों या किसी धार्मिक कार्य में आपने सुना हो तो आप देखो सुना होगा जो मंत्र होते हैं उनकी जो लय होती है, ताल, वो बहुत लंबी तक जाती है, बहुत दूर तक भेजनी होती है उन्हें। तो उस काम के लिए इन सब प्लुत स्वरों का उपयोग किया जाता था। इन्हें त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। त्रिमात्रिक यानी इसके अंदर 3 मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। कितनी मात्राओं का? 3 मात्राओं का। इसलिए इन्हें त्रिमात्रिक शब्द भी कहा जाता है। जैसे ओम की बात करें किसकी? ओम की। इसमें 3 मात्राएं योग हो जाता है। किसकी मात्राओं का? 3 मात्राओं का योग हो जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? त्रिमात्रिक शब्द। इसलिए इनको उच्चारण करने में ज़्यादा समय लगता है। ओम बोलते हैं अपन,
बचपन में प्रार्थना वगैरह में, या अगर आप मंत्रों के उच्चारण में ध्यान रखते हैं तो इन शब्दों में ज़्यादा यूज होता है। इसलिए अगर एग्जाम में पूछा जाता है ना, वो ओम वाला एग्जाम्पल पूछा जाता है और सीधा पूछते हैं ओम किस तरह का स्वर है, तो इसमें हमें याद रखना है प्लुत प्रकार का स्वर होता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं जिह्वा की सक्रियता के आधार पर। मैंने बताया था अग्र, मध्य और पश्य। अगर जिह्वा के आगे भाग से उच्चारण हो रहा है, अगले भाग का यूज करके उच्चारण कर रहे हैं, तो वह क्या कहलाएगा? अग्र स्वर। जैसे कि ई अपन उच्चारण करके देखो ये चीज़ें ऐसी है, आपको प्रैक्टिकल यूज करना है। अगर आपको प्रॉब्लम आए, लाइब्रेरी में बैठ के ले रहे हो तो घर पे बैठ के लो, मेरी मानना ये है इस क्लास को पर्टिकुलरली। क्यों? इसके अंदर उच्चारण वाली बातें बहुत ज़्यादा है। तो अब जब तक हम किसी चीज़ का उच्चारण नहीं करेंगे, बोलेंगे, सुनेंगे नहीं, तब तक अपन को उस चीज़ का फैक्चुअल या सही तरह की नॉलेज अपन गेन नहीं कर पाएंगे। इसलिए देखो, करके देखो, ई ए ऐ री आगे, बिल्कुल आगे वाला हिस्सा यूज होता है हमारा जीवा का, जीभ का। करके देखो आप, अभी अपने आप आपको पता चल जाएगा। ई ए ऐ और री हो रहा है, नहीं हो रहा? फिर देखो मध्य वाला, देखो ट्राई करके, मध्य भाग का प्रयोग होता है ए हो रहा है, नहीं हो रहा? फिर आ जाओ पश्य वाले पे, जीवा के पश्य भाग का यूज होगा आ। देखो पीछे जा रहा है हमारा, बिल्कुल आ, ऊ ओ औ आ रहा है। तो ये सब क्या है? पश्य स्वर हो जाएंगे। बिल्कुल समझने की जरूरत है, डरने का टंटा ही बिल्कुल है ही नहीं। ई ए ऐ और री, ये क्या हो जाएंगे? अग्र वाले हैं। मध्य वाला एक ही है, कौन सा? कौन सा है? कौन सा है? फिर लास्ट वाला पश्य वाला कौन से? बाकी सारे कौन से? आ। फिर ऊ वाले आ जाओ, ऊ ओ औ, किस में आएंगे? पश्य वाले के अंदर। आगे समझ में? आगे चले, ओके। फिर आते हैं ओष्ठ आकृति के आधार पर, होठ की आकार के आधार पर। देख, वर्ताकार और अवर्ताकार बताया था। जिन उच्चारण करते समय होठों का आकार वर्त के समान गोल हो जाता है, मैंने आपको बताया पाउट। गर्ल्स समझ जाएंगे, बॉयज भी जो समझदार हो समझ जाएंगे। पाउट तो वर्ताकार स्वर, होठों के आकार पाउट जैसी आकृति बन जाए। करके देखो, ऊ बन रही है, गोल आकृति बन रही है मुंह की, होठ की। देखो ओ, ऊ ओ औ बन रहा है, तो ये क्या है? वर्ताकार स्वर है। अवर्ताकार, इसके अलावा जो भी बचेंगे अवर्ताकार के अंदर आ जाएंगे। आ ई ऊ तो उसमें चला गया, ए ऐ री, ये सब क्या है? इनमें कोई भी वर्ताकार जो हमारा होठ है उसकी आकृति नहीं बनती, इसलिए कौन से कहलाएंगे? अवर्ताकार स्वर ये कहलाते हैं। ठीक है, फिर मुंह की आकृति के हिसाब से देखो, 3 तरह के हैं ये, विवर्त और संवर्त। पहले 2 समझो भाई, विवर्त का मतलब क्या होता है और संवर्त का मतलब क्या होता है, ये दोनों समझना जरूरी है। अगर मुंह उच्चारण करते टाइम खुला है, खुला मुंह है तो विवर्त है। अगर उच्चारण करते टाइम मुंह बंद है तो कैसा हो जाएगा? संवर्त स्वर, संवर्त। ये बिल्कुल दिमाग में अगर ये दोनों मतलब समझ में आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप आंसर कर पाओगे। विवर्त मतलब खोला हुआ मुंह और संवर्त मतलब बंद मुंह। ठीक है, तो विवर्त यानी खुलना, देखो यह लिखा हुआ है मैंने, विवर स्वर, विवर्त यानी खुलना। जिस स्वर का उच्चारण करते समय मुख पूर्ण रूप से खुल जाता है उसे आ बोल के देखो, आ पूरा मुंह खुला होता है, आ खुला है नहीं खुला। अर्ध विवर्त, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुंह आधा खुलता है वो क्या कहलाएंगे? अर्ध विवर्त कहलाएंगे। जैसे कि ए ओ है कि नहीं, ए ऐ औ करके देखो कैसे है? आधा मुंह खुला है, इसमें पूरा नहीं। आ में तो पूरा ही मुंह खुल जाता है अपना। फिर आ जाओ संवर्त, जिसके अंदर मुंह बंद रहता है। कौन से? देख, ई दांत लगभग हमारे मुंह को बंद कर दे, ई ऊ री। ठीक है, तो ये क्या आएंगे? संवर्त में आएंगे। अर्ध संवर्त, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुंह आधा बंद रहता है, ए ओ तो ये क्या आएंगे? अर्ध संवर्त स्वर कहलाते हैं। ठीक है, देखो जो चीज़ समझ में आए समझो, जिनमें अगर जैसे ये वाले हैं उतने एग्जैक्ट हमारा उच्चारण उतना करेक्ट नहीं है जितना हम समझते हैं, तो इनमें देखो याद करने की कोशिश कर सकते हैं। विवर्त जिसमें पूरा मुंह खुला, ये तो हम आराम से याद रख सकते, आ बिल्कुल सिंपल है, याद रह जाएगा। फिर अर्धविवर्त वाले याद मत रखो, संवर्त वाले याद रखो, ई ऊ री, बिल्कुल सीक्वेंस वाले ना, ए या आ को छोड़ के, ए या आ हटा दो, उसके बाद वाले ये सीक्वेंस में, ये कैसे? ई ऊ और री। आ गया समझ में सीक्वेंस में? तो ये समझ में यहाँ से आ जाएगा। फिर आ जाते हैं अर्ध संवर्त वाले, याद रख लो, ए और ओ कैसे? ए ओ कौन सी मूवी देखी आपने? अगर गोलमाल देखी, ए ओ करता रहता ना, तो ए ओ, तो उसका ए ओ याद रख लो। फिर ये कौन सा? ए, फिर इसका बड़ा भाई ए, फिर इसका बड़ा भाई औ, तो यहाँ पर आ जाते हैं वो दोनों। ठीक है, तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं। फिर आ जाते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण। अगर कंठ से बोल रहे तो कंठ है,
तालु से बोल रहे तालव्य, मुर्दे से बोल रहे तो मूर्धन्य, होठों से बोल रहे तो ओष्ठ्य हो जाएगा। जैसे कि अगर कंठ से बोल रहे हैं तो देखें ए आ बोल के देखो, ए आ ए आ ए आ कंठ से आ रहा है तो कंठव्य होता है। तालु से बोलते हैं तो तालु, ई ई ई ए आई, ई ए आई, ये कौन से है तालव्य हो जाए, तालु टच होता है इसलिए। फिर आ जाता है मूर्धन्य, उच्चारण स्थान मुर्दा। मुर्दा क्या होता है, मुख के ऊपर का ठोस भाग, ये वाला, ये क्या कहलाता है, मुर्दा कहलाता है। कौन सा है, री, देखो री टच करता है मुर्दा से। फिर आता है ओष्ठ्य, उच्चारण स्थान होठ होता है, इसके है ए उ ओ औ, ए उ ओ औ, यहाँ कहाँ से उच्चारण होता है इसका, होठों से होता है, इसलिए क्या कहलाएंगे, ओष्ठ कहलाएंगे। तो सिंपल कैसे याद रखोगे, कंठ वाले ए आ, सबसे पहले याद रखेंगे कंठ वाले ए आ, सीक्वेंस बिल्कुल याद रखना हो भाई, कै तै मैं ए। कंठ वाले कौन से, तो ए आ। फिर तालु वाले ई ऊ सॉरी ई और ए आई, बीच वाले यहाँ गायब कर दो। फिर मुर्दे वाले में एक ही है, कौन सा है, री। मुर्दे वाले में कौन सा है, सिर्फ एक री, तो यह ऐसे याद रहेगा। और फिर ओष्ठ वाला है, उसके अंदर कौन कौन से, तो बाकी बचे ऊ, बड़ा ऊ, फिर री, सॉरी री नहीं, वो ओ और औ इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। सिंपल है। तो यहाँ मैं आपको और बता देता हूँ, देखो एक बार वापस देखो अच्छे से समझ लो, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं, बिल्कुल भी नहीं होना। यहाँ से आ जाओ, कंठ वाले ए और इसका बड़ा भाई आ, फिर तालव्य वाले ई और इसकी बड़ी बहन ई, और इसी से क्या बनता है, इन दोनों को मिला के ई और आई मिला के तो क्या बनते हैं, ए और आई, तो इसके वाले ऑटोमेटिकली ऐसे याद रखने। फिर बीच में क्या बचा, री। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऊ और बड़ा ऊ, आएगा नहीं आएगा। और इससे ये किससे, और इसी से क्या बनते हैं, और इसी से बनते हैं, तो ये दोनों भी इसके साथ आ जाएंगे। तो इस तरह से ये बनेगा इनका निर्माण। ठीक है, तो ये हो गया हमारे इसके एग्जाम्पल उच्चारण स्थान के आधार पर। फिर संयुक्त उच्चारण स्थान वाले कौन कौन से, तो कंठ तालव्य, कंठ भी यूज हो रहा है, तालु भी जहाँ यूज हो रहा है, तो कौन कौन से हो जाएंगे, तो ऐसे दो हैं, ए और आई। कैसे हैं ये ए और आई वाले, देखो ऐसे समझने भी है इनको भाई। अपन ए पढ़ा है, अपन कैसे बनता है, ए प्लस ई से ये बनता है, और ये किससे बनता है, ए प्लस बड़ी ई से बनता है, बनता ही नहीं बनता। ए कहाँ उच्चारित होता है, कहाँ होता है, अभी पढ़ गया है ऊपर, कंठ, ये भी कंठ, जबकि ई और ये दोनों ई कौन से कहाँ होते हैं, तो ये तालु पर होते हैं। तो कौन सा बन गया, कंठ भी हो गया, तालु भी हो गया, तो कंठ तालव्य। आगे समझ में क्यों आया ये ए और आई, हमेशा ये वही वाला आएंगे मिक्स वाले। यहाँ पे देख ओ कंठोस्त वाले, देखो ये कैसे बनाए, देख अपन किससे बात करें, इसमें ओ और इसका एग्जाम्पल है, क्यों है, क्योंकि देख ये बनता है ए प्लस छोटा ऊ से, और ये बनता है ए प्लस बड़ा ऊ से। ए किससे है, कंठ से, ऊ किससे, ओष्ठ से, है क्या नहीं। तो ये क्या मिल गया, बिनकर बन गया कंठ ओष्ठ, तो कंठोस्त। आया समझ में कैसे बना है। तो रटने की जरूरत है ही नहीं, बिल्कुल नहीं रहे जरूरत रटने की, रटने वाला काम है ही नहीं। सिंपल क्या याद रखना है, क्या याद रखोगे, कंठ कहाँ से है, एक याद रखना है, कंठ ए या आ। फिर अपन को रखना है तालु, तालु में क्या है, ई और बड़ा ई, और इसी से क्या मिलकर बने, ए और आई बने, इसलिए ये कंठ तालु में आते हैं, कंठ में भी आते हैं, तालु में भी आते हैं, कंठ प्लस तालु में आते हैं। फिर आता है मुर्दे, मूर्धन्य में एक ही है, कौन सा है, री, याद रखने की जरूरत ही नहीं है। फिर क्या बनता है लास्ट में, ओष्ठ, ओष्ठ से बचे हुए कौन कौन से, एक तो रह गया ऊ, फिर हो गया बड़ा भाई ऊ, फिर इसी से मिलकर बने हुए ओ, और इसी से मिलकर बना हुआ बड़ा ऊ, है क्या नहीं है। इस तरह से ये निर्मित हो गया है, और इसी से अपन कंठ तालव्य और कंठ ओष्ठ दोनों समझ पाते हैं। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं अयोगवा। मैंने आपको बताया अयोगवा दो ही होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक होता है अंग है और एक होता है अंग है, और फिर एक अह, अंग और अह, अंग और अह। ठीक है, ये ना तो स्वर में आते हैं ना व्यंजन की गणना में आते हैं, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है, जिनका योग कहीं नहीं होता, अयोगवाह, क्योंकि इनका उच्चारण अ के बिना संभव नहीं है। भाई देख, इस टिप्की का कोई मतलब नहीं है और इन दोनों टिप्की का कोई मतलब नहीं है। जब तक इनके पास अ नहीं होगा तब तक ये यूज नहीं होंगे। तो ऐसा कोई स्वर, देखो स्वर मतलब ही क्या होता है, स्वर जो बिना किसी सहायता से, बिना किसी की सहायता से उच्चारित कर किए जा सके, वो क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। जबकि बात करें अगर क की, तो क में भाई क प्लस अ है, क्योंकि इसके अंदर अ जुड़ा हुआ है, इसलिए ये क्या है, व्यंजन है कि नहीं व्यंजन। तो व्यंजन किसे कहते हैं, जिसके उच्चारण में किसी यानी स्वर का उपयोग किया जाता है, वो कहलाते हैं व्यंजन। तो जिसके उच्चारण में स्वर का यूज किया जाता है वो कहलाते हैं व्यंजन, और जिनके उच्चारण में किसी की सहायता नहीं पड़ती उच्चारण करने के लिए, वो क्या कहलाते हैं, स्वर। जबकि इसमें क्या होता है, अयोगवाह के अंदर, अयोगवाह में उच्चारण करने के लिए अ के यूज किया जा रहा है और इधर भी अ का यूज किया जा रहा है। इसके मतलब ये स्वर तो नहीं है। ये व्यंजन क्यों नहीं है, क्योंकि ये व्यंजन की तरह कार्य नहीं करते। क्यों, क्योंकि देख, क्योंकि इनका उच्चारण अ के बिना संभव नहीं है। ठीक है, आगे समझ में। तो ये हो गया अयोगवाह, दो है,
अंग और अह, ये हमारे 52 वाली गिनती के अंदर भी मैंने आपको बताया है। फिर अनुनासिक, जिन स्वरों के उच्चारण में वायु यदि मुख के साथ साथ मुंह में तो जाती है, साथ में नासिका के द्वार से भी बाहर निकलती है, तो वो क्या कहलाते हैं? अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। जैसे कि कौन से? हाँ, हमेशा टिपकी वाले, कौन से? आ, ई, ओ, ये निकालना ही बड़ी मुश्किल बात है। आ, ई, ओ, आ, ई, ओ, नाक से निकल रहा है, फोकस करोगे तो नाक से निकलेगा। आ, ई, ओ निकल रहा है, तो ये शब्द क्या कहलाते हैं? अनुनासिक। मुंह से भी निकल रहा है, नाक से भी निकल रहा है। निर्नुनासिक, जिनके लिए जरूरत नहीं होती, वो सारे अपन पढ़ते हैं, आ, ई, ओ सारे के सारे निर्नुनासिक होते हैं। जबकि जो टिपकी वाले होते हैं, बिंदी एक्स्ट्रा होती है जिनमें, ये वाले कौन से होते हैं? अनुनासिक होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का स्वर का जो कंप्लीट टास्क था वो अपने स्वर तक कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम व्यंजन को स्टार्ट करेंगे इसमें। तो आज हमने स्वर का वर्ण का थोड़ा चर्चा की। इसके बाद हमने स्वर के बहुत सारे जो टाइप्स है वो यहाँ कवर करने की कोशिश की है, और नेक्स्ट क्लास में हम व्यंजनों को कवर करेंगे। व्यंजन कंप्लीट करने के साथ हमको थोड़े क्वेश्चन भी इसमें करेंगे, ताकि आपको थोड़ा आपको आइडिया लग जाए किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, किस तरह से हमें इन्हें पढ़ना चाहिए। और इसके साथ हम थोड़ा सा रिवीजन भी कर लेते हैं, ताकि आज की क्लास हम अच्छे से फिनिश कर पाएंगे, एक फिनिशिंग टच दे देंगे। ठीक है, तो वर्ण की बात करें तो वर्ण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? सॉरी, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो वर्ण है। अर्थ के, जिसका कोई अर्थ भी निकले, ऐसी छोटी छोटी इकाई कौन सी होती है? शब्द होता है। भाषा की पूर्णता इकाई कौन सी होती है? वाक्य होती है। भाषा का यूज क्या होता है? तो एक इंसान के विचारों को दूसरे इंसान तक पहुंचाने का साधन क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। ठीक है, हिंदी सबसे वैज्ञानिक भाषा है। क्यों? मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा ध्वनि, वर्ण और अक्षर में क्या अंतर होता है? भाई ध्वनि, अगर हम मौखिक अभिव्यक्ति की बात करें तो उसका छोटा छोटा रूप कौन होता है? वो होता है हमारा ध्वनि। और भाषा का अगर लिखित रूप की बात करें, लिखित अभिव्यक्ति कर रहे हैं, तो उसका सबसे छोटा रूप कौन सा कहलाएगा? वर्ण कहलाएगा। फिर बात करें अक्षर, क्या होता है कि एक ही झटके, श्वास के एक झटके जो चीज़ निकल जाए, आम, स्नान, राम, खान, पान, ये सब क्या है? ये सब क्या है? तो अक्षर कहलाएंगे, अक्षर। ठीक है, फिर आता है लिपि, क्या होता है? तो जिस तरह से हम लिखते हैं किसी चीज़ को, जिन ध्वनि चिन्हों का हम यूज करते हैं, ध्वनि चिन्ह शब्द याद रख सकते हैं आप, एक ध्वनि चिन्ह शब्दों का यूज करते हैं, उन्हें क्या कहलाता है? लिपि कहते हैं। हिंदी की कौन सी है? देवनागरी है। ठीक है, वर्णमाला क्या होती है? वर्णों को एक व्यवस्थित क्रम में जमाना, और उसी को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। मात्राएं क्या होती है? तो व्यंजन के उच्चारण के साथ स्वर यूज किए जाते हैं, उनकी जो मात्राएं होती है वही क्या कहलाती है? मात्राएं कहलाती हैं। ठीक है, फिर वर्णों की संख्या की बात करें, मैंने आपको बताया टोटल 52, 11 स्वर, 33 व्यंजन, कैसे मैं तक 25, यर अलावा है 5, और स है 3 से 3 हो जाएंगे। फिर 4 मैंने आपको बताए संयुक्त वाले, कौन कौन से? क्षेत्र, ज्ञ और श्रय। फिर उच्छिप्त बताए थे मैंने 2, डे और ढ, जिसमें बिंदी वाले थे नीचे। फिर 2 मैंने आपको बताया अयोगवाह, अंग और अह। फिर इसके अलावा मैंने 5 और बताए थे, कौन से? फारसी, अरबी फारसी वाले, क ख ग जैफ है, क ख ग और जैफ है, तीनों के नीचे क्या है? टिपकियाँ हैं, बिंदियाँ हैं। ठीक है, हिंदी वर्णों को 2 भाषाओं में बांटा गया। स्वर होता है, व्यंजन होता है, हमेशा किसी भी वर्णमाला में चले जाओ। फिर स्वर मतलब जिसमें अपन उच्चारण करते हैं उस टाइम पे कोई रुकावट नहीं आती है, वही क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। ठीक है, फिर री और री वाला मैंने आपको बता दिया था कि भाई री इस तरह से होता है। बड़ा री का अपने सिर्फ मात्रा यूज करते हैं, जिसका एग्जाम्पल मेरे पास अभी तक नहीं है। फिर बात करें स्वनिम, स्वनिम जो हिंदी जो इंग्लिश वाले जो शब्द होते हैं उसके लिए इसका यूज़ होता है, जिसमें जैसे कि डॉक्टर है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है। फिर जो स्वर होते हैं वो अल्पप्राण और घोष तरह के होते हैं। फिर कितने होते हैं? टोटल 11 होते हैं। फिर इनका वो देखा हमने किस तरह के हो सकते हैं। तो सबसे पहले पढ़ा अपने ह्रीस्व। ह्रीस्व की बात करें उच्चारण टाइमिंग के आधार पर, उच्चारण काल के आधार पर इसका टाइमिंग कम होता है। मूल स्वर यही होते हैं, इसी से बाकी स्वरों का निर्माण हो जाता है, ए, ई, उ और री से। ठीक है, फिर मैंने अपने पढ़े दीर्घ, दीर्घ वाले जिनमें इससे ज़्यादा टाइम लगता है, डबल टाइम लगता है, वो कौन से? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ठीक है, फिर ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो संधि होता है जो सजातीय स्वरों से मिलकर बने होते हैं, आ, बड़ा ऊ, बड़ा ई। ठीक है, ये तो हो गए सजातीय। फिर विजातीय से मिलकर बने होते हैं, ए, आई, ओ, औ। ये क्या हो जाते हैं? हमारे संयुक्त स्वर। कौन से स्वर होते हैं? संयुक्त स्वर कहलाते हैं, जबकि वो संधि स्वर कहलाते हैं। फिर आता है प्लुत स्वर, जिसमें दीर्घ से भी ज़्यादा टाइम लगता है, इसे त्रिमात्रिक भी कहा जाता है। संस्कृत में जो मंत्र उच्चारित किए जाते हैं उसमें यूज होता है, या दूर से किसी को बुलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका एग्जाम्पल कौन सा है? ओम। कौन है? ओम। ठीक है, फिर बात करते हैं जीवा वाले, कि जीवा की सक्रियता के आधार पर अगर आगे वाला यूज हो रहा है तो क्या हो जाएगा? जीवा का आगे वाला हिस्सा यूज हो रहा है तो अग्र स्वर, मध्य वाला यूज हो रहा था मध्य स्वर, पश्य से यूज हो रहा है तो पश्य स्वर कहलाता है। कैसे याद रखेंगे इसको? मैंने आपको बताया था, या तो एग्जाम्पल से याद रख लो या फिर आप यूज करके कर सकते हो। जैसे कि ए बीच में यूज हो रहा है तो मध्य वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हटा दो सबसे पहले। फिर आ जाते हैं आ पर।
आ तो पीछे से यूज हो रहा है तो क्या हो जाएगा पश्य स्वर, तो अपश्य है। फिर ई और इसके भैंकड़े कौन कौन से, इसके भाईले कौन कौन से, ए और आई, ये दोनों किस में आ जाएंगे अग्र स्वर में आ जाएंगे, और री हमारे अग्र स्वर में आता है। फिर बाद में आता है ऊ और ओ औ, ये किस में आ जाएंगे पश्य स्वर में आ जाएंगे। फिर बात करते हैं ओष्ठ आकृति के आधार पर, होठों के आकार के आधार पर। एक होता है वर्ताकार, एक होता है अवर्ताकार। वर्ताकार जिसमें होठ गोलाकृति में आ जाते हैं, कौन कौन से, ऊ ओ औ, सिंपल है। और अवर्ताकार बाकी सारे आ ई ए आई री, ठीक है। फिर मुखाकृति के आधार पर चार तरह के बताए आपको मैंने, विवर्त, संवर्त और एक अर्धविवर्त और अर्धसंवर्त। कैसे याद करने, रटने, नहीं समझ में आएंगे अगर आप उच्चारण के आधार पर बैठने जाओगे तो इतना अच्छे से क्लियर नहीं किया हुआ है इन चीज़ों को, या अपने को उतना अच्छा उच्चारण नहीं आता, ये समझ लो आप, ठीक है। विवर्त यानी इसका अर्थ होता है खुलना, और संवर्त यानी होता है बंद होना। विवर्त का एग्जाम्पल कौन सा है, तो आ। विवर्त यानी जिसमें पूरा मुंह खुलता है वो होता है, वो उसका एग्जाम्पल आ। अर्धविवर्त जिसमें आधा मुंह खुलता है, कौन कौन से, ए आई औ, ए आई औ। फिर संवर्त में जिसमें मुंह बंद रहता है, कौन कौन से, ई ऊ री, ई ऊ री, यानी बंद हो जाता है, उसमें संवर्त होता है। अर्धसंवर्त क्या होता है, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुंह आधा बंद होता है उन्हें अर्धसंवर्त कहते हैं, जिसमें कौन कौन से आता है, ए औ, ए और ओ आता है इसमें। फिर उच्चारण स्थान के आधार पर आते हैं, कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, ओष्ठ। कैसे याद रखा है मैंने आपको, कंठ वाले कौन से हैं, ए और आ है। फिर तालव्य वाले कौन से हैं, तो ई और इसके भाई बंधु ए और आई। फिर मैंने आपको बताया था मूर्धन्य, ये एक मात्र है, कौन सा है, री। फिर आता है हमारा लास्ट ओष्ठ। ओष्ठ वाले में कौन सा है, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया ऊ, बड़ा ऊ और ओ और उसका बड़ा भाई औ, ये आए थे। फिर मैंने आपको मिक्स वाले बताए थे, कौन कौन से थे, कंठ तालव्य क्यों बताए थे, क्योंकि ये दो से मिलकर बना होता है, ए ई से मिलकर बना होगा ए, इसलिए इसका निर्माण करते टाइम दो यूज हो रहे हैं, और ये वाला आता है कंठ में और ई वाला आता है ताल में, इसलिए कंठ तालव्य बन जाएगा। इसी तरह कंठोस्थ बताया था मैंने आपको, इसके एग्जाम्पल कौन थे और इसके एग्जाम्पल थे, ठीक है। फिर बात करते हैं अयोगवा, अंग और अह होता है, जिस जो कि न तो स्वर होते हैं न व्यंजन होते हैं। क्यों, क्योंकि इनका उच्चारण करने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है, इनका उच्चारण अ के बिना संभव नहीं है, इसलिए ये स्वर नहीं होते हैं। अनुनासिक कौन से होते हैं, जिनमें मुंह के साथ नाक से भी ध्वनि बाहर निकलती है, हवा बाहर निकलती है, तो वो क्या कहलाते हैं, अनुनासिक कहलाते हैं। जैसे कि आ ई औ, ये क्या कहलाते हैं, अनुनासिक। निर्नुनासिक जिनमें ऐसा नहीं होता, सिर्फ मुंह से वायु बाहर निकलती है, वो कहलाते हैं निर्नुनासिक। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। क्लास कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हाँ, मैं आज पारिभाषिक शब्दावली आपके लिए नहीं ला पाया हूँ, वो उसका रीज़न यही है कि मेरे पास थोड़ा समय कम है, और मैं देखो बिना वजह का कंटेंट आपको नहीं देना चाहता। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से कॉपी मार के आपको डायरेक्ट दे दूँ और उसको आप देख लो कर लो, वो नहीं होना चाहिए। मैं आपको जो भी इंपॉर्टेंट्स है वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा, और अगली क्लास में आपके लिए बहुत सारी पारिभाषिक शब्दावली ज़रूर लाऊँगा। व्यंजन पढ़ा के उसके बाद हमें इसी को कवर करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, और आपको अच्छा लगा है तो हमें सिर्फ देखकर ना छोड़ें, सब्सक्राइब भी करें। और आपको हमारी ये सीरीज़ कैसी लगी जो हम चला रहे हैं वो, उस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। कोई आपको सुझाव हो वो आप दे सकते हैं हमें, और आपके सुझाव का ज़रूर ध्यान रखा जाएगा। और आशा करते हैं कि आप हमारे इस मुहिम में आप हमारा साथ देंगे, और आपको जिस तरह की हेल्प चाहिए हो, कोई भी तरह की हेल्प चाहिए हो, आपके पास टेलीग्राम हमारा ओपन है, डिस्कशन चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप है, या किसी भी माध्यम से बहुत सारे हमने तरीके छोड़े हुए हैं, इंस्टाग्राम के माध्यम से आप अपनी बात हमारे सामने रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हम आपकी बात ज़रूर सुनेंगे। तो इसी आशा के साथ आज की क्लास को विराम देते हैं। धन्यवाद।